आज पढ़ा रहे हैं अध्याय तीसरा, प्रथम ईयर, फर्स्ट ईयर 11th का। हेडिंग है समाजशास्त्र किस प्रकार विज्ञान है। हाउ इज सोशियोलॉजी एज ए साइंस। यानी समाजशास्त्र किस प्रकार की विज्ञान है। हाउ इज ये सोशियोलॉजी ए साइंस। हेडिंग है अध्याय तीसरा, प्रथम ईयर, फर्स्ट ईयर का। हेडिंग क्या पढ़ा रहे हैं? समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है। हाउ इज सोशियोलॉजी इज ए साइंस, है ना। कैसे है इसकी देखिए, एग्जाम में आएगा समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है। क्या आएगा? समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है, अथवा समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है। इसका क्या अर्थ है, क्या समझते हैं? आंसर क्या होगा? एक होगा। साइंस कैसे है? समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है। हाउ इज ये सोशियोलॉजी साइंस। साइंस कैसे है, विज्ञान कैसे है, इसके बारे। अब आगे देखिए विज्ञान कैसे है। विज्ञान की विशेषताओं को की कसौटी के रूप में विशेषता पढ़ा दिए हैं। तो विज्ञान की विशेषता की कसौटी के आधार पर स्वीकार किया गया कि समाजशास्त्र को निश्चय ही एक विज्ञान कहा जा सकता है। विशेषता के आधार पर समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है। कसौटी के आधार पर कहने का मतलब ये हुआ, क्या कहा जा सकता है? विज्ञान कहा जा सकता है, साइंस कहा जा सकता है। समाजशास्त्र में विज्ञान की यह विशेषता किस सीमा तक पाई जाती है, इसे निम्नलिखित विवेचन द्वारा हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं। जैसे लिखिए इसको। पहला क्या है, देखिए पहला क्या है, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक मेथड का प्रयोग होता है। साइंस में हर कोई जानता है चीज को कि विज्ञान में साइंटिफिक मेथड का प्रयोग होता है। प्राकृतिक विज्ञानों के समान समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसमें आनुवंशिक, इनमें अनुभविक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति तथा संरचनात्मक पर्यकात्मक पद्धति प्रमुख है। इन पद्धतियों के द्वारा आज सभी मुक्त और अमुक्त तथ्यों का अध्ययन करना संभव हो जा सकता है ना। पहला। दूसरा है तथ्यों का तटस्थ अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। तथ्यों का तटस्थ अवलोकन होता है दूसरा पॉइंट। समाजशास्त्रीय अध्ययन में अनेक ऐसी प्रविधियों का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता की अपने विचारों और पूर्वाग्रहों के प्रभाव को दूर किया जा सके। अवलोकन, प्रश्नावली, संस्कार तथा व्यक्तिक अध्ययन इसी तरह की प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों के द्वारा किए गए अवलोकन तटस्थ होते हैं तथा इनके द्वारा किसी भी समस्या अथवा मानवीय व्यवहार की वास्तविकता को हम समझा सकते हैं, है ना, समझा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, तीसरा, तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण। तथ्यों का विश्लेषण तथा वर्गीकरण कैसे होता है? समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययन तथ्यों के अवलोकन तथा उनकी संग्रह मात्र तक ही सीमित नहीं होते हैं। अवलोकन के द्वारा जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसे विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और उदाहरण के लिए विवाह विच्छेद के सभी कारणों को, विवाह विच्छेद, है ना, के कारणों को, मैरिज डाइवोर्स एक्ट को कारणों को ज्ञात करके समान कारणों को एक एक वर्ग में रखकर यह ज्ञात किया जाता है कि किसी समूह से विवाह विच्छेद का कारण क्या है। यानी विवाह विच्छेद का किसी समूह से, ग्रुप से कारण क्या है। हर कोई जानना चाहता है कि कारण क्या है भाई इसमें जो विवाह विच्छेद डाइवोर्स हो रहा है। हिंदी में डाइवोर्स होता है विवाह विच्छेद। तो हर कोई जानना चाहता है किसी समूह में, ग्रुप में विवाह विच्छेद का कारण क्या है, आखिर कारण क्या है, ये जानना चाहता है समाजशास्त्र। अगला पॉइंट है समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है ना। व्हाट इज सोशियोलॉजी, हाउ वर्णन करता है, क्या है। तो समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में देखना है। उदाहरण के लिए यदि हम बाल अपराधियों का अध्ययन करते हैं तो हमारा उद्देश्य यह बताना नहीं होता कि बाल अपराध होना चाहिए अथवा नहीं होना, नहीं, बल्कि बाल अपराध से संबंधित विभिन्न दशाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार समाजशास्त्र व्यक्तिगत विचारों अथवा आदर्श
कल्पनाओं को कोई महत्व नहीं देता है। अगला पॉइंट है कार्य कारण के संबंध का स्पष्टीकरण। कार्य कारण के संबंध का स्पष्टीकरण 5वां पॉइंट है। कार्य कारण के संबंध का स्पष्टीकरण कैसे होता है? देखिए, एक समाजशास्त्री किसी सामाजिक घटना की प्रकृति नेचर को देखने के लिए उसे उसी रूप में नहीं छोड़ देना देता, बल्कि उसके कारणों को भी ढूंढने का प्रयत्न करता है। ढूंढने का, कोई भी चीज को प्रयत्न करता है, अवलोकन करता है, छानबीन करता है ना। उदाहरण के लिए भारत में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार का रूढ़िवादिता हमारे कुछ विशेष सामाजिक समस्याएं हैं। एक समाजशास्त्री केवल इन समस्याओं को उनकी सामान्य रूप में भी नहीं देखता है, बल्कि यह भी ज्ञात करता है कि कोई समस्या कोई प्रॉब्लम किन कारणों से उत्पन्न हुई है। कोई समस्या कारण किस कारण से उत्पन्न हुई है, हर कोई जानना चाहता है। परिवार में भी, फैमिली में भी, किस कारण से घर में ये समस्या उत्पन्न हुई है। आप भी जानना चाहते हैं, कोई भी जानना चाहता है। अगर हमारे परिवार में ज्वाइंट फैमिली, लंबा परिवार है, कोई कारण समस्या उत्पन्न हो गया तो हर कोई जानना चाहता है कि हमारे परिवार में एक क्या कारण है जो समस्या उत्पन्न हो गया है। क्या चीज? समस्या उत्पन्न हो गया है। समस्या उत्पन्न हुई तथा उससे सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को किस रूप में और किस सीमा तक प्रभावित किया है। यानी क्यों समस्या उत्पन्न हुआ है, इस चीज को देखा जाता है परिवार में, और किस सीमा तक प्रभावित किया है। जैसे किसी परिवार में कोई तरह घटना घट जाती है तो जानना चाहता है कि घटना कैसे घटी और कितना प्रभाव पड़ा फैमिली में, इस चीज का एक छानबीन करता है, खोज करता है। हर कोई जानना चाहता है इस चीज को बच्चे कि इसका प्रभाव क्या हमारे समाज में पड़ा और क्या पड़ रहा है। हर कोई जानना चाहता है ना। समाजशास्त्र एक साइंस है, तो साइंस है। हाउ इज सोशियोलॉजी, ये साइंस, सोशियोलॉजी साइंस है समाजशास्त्र। तो आपको जानना है कि साइंस कैसे है। अब देख लीजिए, अवलोकन करता है समाज में कैसे घटना घटी, क्यों घटी, क्या प्रभाव पड़ा, इसका इफेक्ट क्या पड़ा। हर कोई चाहता है कि बारिश हुई, पत्थर अगर आया, ओला वर्षा, तो इसका खेती में किसानों को क्या इफेक्ट पड़ा। ठेठ भाषा में समझिएगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ा किसान को। तो यही आता है, देखिएगा, ओला मार दिया कि ओला के कारण हमारी फसल बर्बाद हो गई। यानी भारतीय किसान को इफेक्ट इस कुहासा से, बारिश से बहुत खराब पड़ा। इफेक्ट की बात हो रही है, क्या इफेक्ट पड़ा इसके बारे में बताया जा रहा है। बात समझ गए? अब आगे देखिए, सामान्यीकरण की क्षमता। किसी घटना के कारण तथा प्रभाव के आधार पर समाजशास्त्र में ऐसे सामाजिक नियम प्रतिपादित किए जाते हैं जिसके द्वारा भावी संभावनाओं को ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, स्थितियों की निम्न परिस्थिति के आधार पर यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि यदि यह समस्या नहीं इसी रूप में रही तो पारिवारिक विघटन, सामाजिक चेतना का प्रभाव तथा अंधविश्वास में वृद्धि इनके प्रमुख परिणाम होंगे। उपयुक्त विवेचना के आधार पर, देखिए लिखने की शैली होता है, देखिए उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि, चाहे उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि, चाहे इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, देखिए लिखने की पढ़ाई सही, देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, चाहे उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र में वे सभी विशेषताएं मौजूद हैं जिन्हें विज्ञान का जरूरी तत्व माना जाता है। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है और दार्शनिक नहीं है। इस प्रकार से समाजशास्त्र एक विज्ञान है और दार्शनिक नहीं है ना। समाजशास्त्र एक विज्ञान है और दार्शनिक नहीं है। बस आज इतना ही।